ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराने के अपने सहयोगी प्रशांत भूषण की विवादित सलाह पर नाखुशी जाहिर की है। भूषण ने कहा है कि जम्मू एवं कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना की तैनाती होनी चाहिए अथवा नहीं, इसके लेकर के वहां के लोगों के बीच जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए। प्रशांत जी ने जो कुछ कहा है पार्टी उससे बिल्कुल सहमत नहीं है। आर्मी को देश में कहाँ कहाँ डिप्लॉय करने की ज़रूरत है, ये इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट और ज़रूरत के आधार पे होना चाहिए। इसमें रेफरेंडम होने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन लोकल लोगों की जन भावनाओं की कद्र होनी चाहिए, ऐसा हम मानते हैं, नहीं तो फिर जनतंत्र को बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। लेकिन ऐसे मुद्दों पे रेफरेंडम हो, इसका पार्टी बिल्कुल समझ। अमेरिका ने भारतीय राजनयिक देवयानी से संबंधित मुद्दे के समाधान की उम्मीद व्यक्त की है। अमेरिका की विदेश विभाग के उप प्रवक्ता मैरी हर्फ ने संवाददाता सम्मेलन में उस मुद्दे के समाधान की आशा जताई है। यह पूछे जाने पर कि क्या अमेरिका को मुद्दे के सुलझाने की उम्मीद है, हर्फ ने जवाब दिया कि कहा कि निश्चित तौर पर। हर्फ ने कहा है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि वीजा धोखाधड़ी के मामले में पिछले महीने न्यूयॉर्क में गिरफ्तार भारतीय राजनयिक के मुद्दे पर भारत अमेरिकी संबंध प्रभावित हों। भारत की ओर से और कड़ा रुख अपनाए जाने के बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया सामने आई है। इस मुद्दे से भारत अमेरिका के बीच संबंधों में अड़चन आ गई है। नाबालिग छात्रा से रेप के आरोपी आसाराम की बेल पर सुनवाई टल गई है। अब सुनवाई 13 जनवरी को होगी। आसाराम की सुनवाई आज होनी थी। आसाराम के समर्थकों ने सोशल मीडिया के जरिए जयपुर हाई कोर्ट में आसाराम की बेल के लिए याचिका दायर की थी। आसाराम के समर्थकों की मांग थी कि आसाराम को न्याय मिले और उन्हें 7 जनवरी को जमानत दी जाए, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई 13 जनवरी तक टाल दी है, जिससे जयपुर में कोर्ट और जोधपुर में केंद्रीय जेल के बाहर डटे आसाराम के समर्थकों में इस खबर से निराशा फैल गई। आसाराम रेप के केस में जोधपुर की केंद्रीय जेल में बंद है। यौन शोषण के इल्जाम में गिरफ्तार आसाराम को जोधपुर पुलिस ने 14 धाराओं में कुछ ऐसा लपेटा है कि अब आसाराम के लिए खुली हवा में सांस लेना मुश्किल नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि आसाराम को कोर्ट की ओर से एक बड़ा झटका मिला। अब जो सुनवाई आज होनी थी वो 13 जनवरी तक के लिए टाल दी गई है। कहीं ना कहीं आसाराम का जेल का सफर दिन ब दिन लंबा होता जा रहा है। तो आसाराम की सुनवाई टल गई है, जिसकी वजह से अब 13 जनवरी को आसाराम के मामले में सुनवाई की जाएगी। यूपी सरकार के लाख दावों के बाद भी यूपी के सरकारी ऑफिसों में घूस लेने का दौर जारी है। ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला है रायबरेली के एआरटीओ के कार्यालय में, जहां लोगों को अपना लाइसेंस बनवाने के लिए दलालों को पैसा देना पड़ रहा है और कार्यालय के अधिकारी ये सब जानते हुए भी इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी फैली हुई हैं। तो एआरटीओ विभाग में रायबरेली में जिस तरीके से सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में इस तरीके के भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जड़ों को खत्म करने के लिए जिस तरीके से लोकपाल बनाया गया, कई कानून बनाया गया, लेकिन उसका असर होता कहीं दिख नहीं रहा है। किसी के अंदर इसकी डर नहीं दिख रही है। देखिए, सरकार की योजना है कि लोगों को जो सूचनाएं हैं आराम से मिल सकें, उसके लिए एक हेल्पलाइन शुरू किया है उन्होंने, और एक टोल फ्री नंबर है। तो टोल फ्री नंबर है 1800-151। कोई आदमी इस पे अपनी जानकारी लाइसेंस से संबंधित, रजिस्ट्रेशन संबंधित, या गाड़ी बंद है तो उसको छुड़वाने संबंधित, या अन्य कोई परिवहन विभाग से संबंधित कोई भी कार्य हो तो उससे जानकारी प्राप्त कर सकता है। वो निःशुल्क है, कोई उस पर नंबर नहीं। क्या बनवाने आए थे? क्या हम एक कार्ड बनवाने आए, पहले हम लाइसेंस से बनवा चुके थे। तो 1000 रुपये लिए थे। किसने लिया था? वहाँ बनवाए थे, बाहर यहाँ दलाल हैं ना सारे, दलाल पूरे दलाल हैं, वहीं मिल के ले रहे हैं। यहाँ डायरेक्ट कोई आ ही नहीं रहा, न डायरेक्ट ले रहे हैं कुछ। क्या अधिकारी सुनते नहीं क्या? क्या सुनते हैं, लाइन लगाए रहो, अभी बंद कर देंगे थोड़ी देर में कि जाओ अपने अपने दलाल को लेकर आओ।
तो जिस तरीके से भ्रष्टाचार की जड़ें आरटीओ विभाग में फैली हुई है, रायबरेली में वो कोई अनदेखा नहीं है। सिर्फ रायबरेली की बात नहीं है, चाहे आप किसी भी शहर में चले जाइए, देश के किसी भी शहर में जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसको रोकने पे, उसको लगाम लगाने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो एक खबर जो रायबरेली से साफ देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं आरटीओ ऑफिस में एक लाइसेंस बनवाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए। नोएडा में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि वो बेखौफ किसी भी घटना को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं और पुलिस मुखदर्शन बनी हुई है। जी हां, बीती रात बदमाश अपने नापाक इरादों में एक बार फिर कामयाब हो गए, जब नोएडा के सेक्टर 71 के पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों से तमंचे की नोक पर 2.5 लाख रुपए की लूट हुई और फिर आराम से बदमाश फरार हो गए। बदमाश स्कॉर्पियो कार में सवार थे। पेट्रोल पंप पर तैनात कर्मचारियों ने बदमाशों का पीछा कर उन्हें पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन हद तो तब हो गई जब बेखौफ बदमाशों ने अपने दूसरे साथियों को बुलाकर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ मारपीट की और आसानी से फरार हो गए। वहीं घायल कर्मचारियों को इलाज के लिए ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पेट्रोल पंप पे हुआ था कोई 9:30 बजे के आसपास। कोई एक अज्ञात गाड़ी आई स्कॉर्पियो। अज्ञात गाड़ी आने के बाद उन्होंने हमारे लड़के को पिस्टल दिखाई सेल्समैन को, जिसके पास काफी मात्रा में कैश था। अभी तो हिसाब होने के बाद पता पड़ेगा कितना कैश था। उन्होंने को पिस्टल दिखाकर उससे सीना झपटी करके उससे कैश छीन लिया। हमारे एक मिलने वाले मित्र है, हमारे रिश्तेदार हैं, बाहर खड़े हुए थे। उन लड़कों ने रोल मचाई के कैश ले गए। उन्होंने उसका पीछा किया तो उन्होंने पीछे करते करते परी चौक से आगे पड़ता है कासना रोड पे, ये लड़के वहां पे आ गए। तो उस लड़के ने इतने स्कॉर्पियो में कुछ अज्ञात लोगों को और सेंट्रो वगैरह गाड़ी में बुला लिया और उन लोगों ने बुला के वहां पे इनके लड़कों को उतार के मारा पीटी करी और बहुत हद तक मारा, जो आईसीयू में है वो। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अशोक दुबे मौजूद है। अशोक, किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया? रात के समय कुछ लोग आते हैं और पेट्रोल पंप कर्मियों से 2.5 लाख रुपए की लूट करते हैं और फिर पुलिस कहां रहती है? जी, मैं आपको बता दूं, पेट्रोल पंप ये सेक्टर 71 का मामला है। सेक्टर 71 पे स्कॉर्पियो में सवार होके बदमाश आए थे, जो तेल भरवाने के बहाने से पेट्रोल पंप पे गए और वहां पे उन्होंने गन पॉइंट पे लूट की। लूट करके बदमाश जब फरार हो गए तो कुछ जो वहाँ के सुरक्षा कर्मी थे, पेट्रोल पंप के सुरक्षा कर्मियों ने इनका पीछा करने की कोशिश की। लेकिन पीछा करने पे कुछ दूर जब आगे गए ग्रेटर नोएडा के किसी क्षेत्र में, तो वहाँ पे उन्होंने बदमाशों ने कुछ अपने और साथी बुलाए जिन्होंने मिल करके इनके साथ मारपीट की। जो सुरक्षा कर्मी थे, इनमें से एक सुरक्षा कर्मी को बहुत जबरदस्त चोट लगी, जिसे कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वो अभी तक आईसीयू में है और अभी तक कोई खास जानकारी नहीं दे रहे हैं डॉक्टर की। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जब तक के कोई डॉक्टरों से कोई खास जानकारी नहीं होती तब तक उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैसे कहा जा रहा है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस है। अशोक, जिस तरीके से अब तक तकरीबन 12 घंटे से ज्यादा बीत चुका है, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की? पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया, किसी को हिरासत में लिया इस मामले में? जी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन अभी पुलिस के हाथ में कोई कामयाबी नहीं लगी है। अभी बदमाश जो है पुलिस के गिरफ्त से बाहर है और पुलिस का कहना है कि हम जल्द से जल्द जो हमने टीम गठित करी है, टीम के दौरान हमारा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, हम जल्दी उन बदमाशों को गिरफ्तार कर लेंगे। चलिए अशोक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से नोएडा में पेट्रोल पंप कर्मियों से 2.5 लाख रुपए की लूट हुई है, उस तरीके से तो लग रहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बद से बदतर होती चली गई है। तो कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप कर्मियों के साथ ये लूट अपने आप में इस बात को बयां कर रही है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था और पुलिस इतनी निरंकुश बनी हुई है कि 12 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस के गिरफ्त में वो आरोपी नहीं है। पुलिस के पास उन आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज मौजूद होगी, पुलिस के पास उनके हुलिये मौजूद होंगे, लेकिन पुलिस के पास उनके इलाकों की जानकारी है, लेकिन फिर भी पुलिस इतनी निरंकुश बनी हुई है, मुखदर्शक बने हुए देख रही है। और कार्रवाई कब करेगी पुलिस, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। समाज कल्याण विभाग के बिंदु खत्ता में लगाए गए बहुउद्देशीय शिविर में क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मौके पर पहुंचे विभिन्न विभागों के अधिकारियों को तुरंत उनकी समस्याओं के निराकरण के आदेश दिए। इस दौरान जिले में पहुंचे अधिकांश विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर निस्तारण करने का प्रयास भी किया। इस बहुउद्देशीय शिविर में कैबिनेट मंत्री ने विकलांगों, विधवा और अन्य
कन्या विद्याधन पाने वाले लाभार्थियों को चेक भी वितरित किया। हालांकि स्थानीय लोगों को शिविर लगाने की सूचना समय पर नहीं मिल पाई, जिससे अधिक लोग इस शिविर का लाभ नहीं उठा सके। खबर 2 बजे में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रिपोर्टर 24/7।